हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सी फॉर केमिस्ट्री में। आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं केमिस्ट्री एग्ज़ाम का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन, जो अभी आपका 28 तारीख को हुआ है, यानी कि अभी कल ही आपका जो एग्ज़ाम हुआ केमिस्ट्री का, उसका कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन आपके सामने लेकर के आए हैं। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छे से जो है ये कंफर्म कर सकते हो कि मेरा स्कोर कितना होगा, मेरे क्वेश्चंस कहाँ कितनी मिस्टेक हुई है। तो ये सब आप इस वीडियो में आप चेक कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट कि कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेक्शन ए, सेट ए जो हम बात कर रहे हैं, ए कंपाउंड अंडरगोज कंप्लीट टेट्रामराइजेशन। टेट्रामराइजेशन का मतलब होता है कि 4 मॉलिक्यूल जुड़ करके एसोसिएशन करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो उस केस में जब एंटो फैक्टर जब 1/4 हो जाएगा 1/4, दैट इज 0.25 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन, हाफ लाइफ फॉर ए जीरो रिएक्शन इक्वल्स। जीरो रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है A0/2K होता है। यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन को R से दिखा रखा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन क्वेश्चन नंबर थर्ड ये पूछा गया कि अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कौन सी है इनमें से। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया आयंस ऑफ मेटल्स ऑफ ग्रुप 12 जिंक कैडमियम एंड मरकरी हैव कम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल सो दे। अब देखो ट्रांजिशन मेटल्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल होने चाहिए उनकी ग्राउंड स्टेट में या फिर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ पर और ट्रांजिशन इसमें जिंक कैडमियम मरकरी के अंदर कम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल है, उस केस में ये डू नॉट बिहेव लाइक ट्रांजिशन मेटल्स। तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या करके देखो, सल्फेट 2 आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए गए हैं और उसमें लीजेंड्स को एक्सचेंज किया गया है। तो एक बार सल्फेट काउंटर आयन बना दिया, दूसरी बार नाइट्रेट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, ये जो है आपका इट इज़ बेस्ड ऑन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, सेडजेफ एलिमिनेशन यहाँ पर होगी। तो उसके अकॉर्डिंग मोर स्टेबल एल्कीन जो आपकी बनेगी, तो 1-फिनाइल प्रोपीन इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि डाईथाइल ईथर इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ HI। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक्सेस में HI ना लें और डाईथाइल ईथर की अगर हम HI के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब तो एक प्रोडक्ट आपका इथेनॉल बनता, दूसरा प्रोडक्ट आपका इथाइल आयोडाइड बनता। बट जैसे ही एक्सेस में हमने लिया HI को, तो जो आपका इथेनॉल बना है वो भी फर्दर HI के साथ रिएक्शन करके वहाँ पर इथाइल आयोडाइड बना देता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, रिडक्शन ऑफ इथेन नाइट्राइल विद सोडियम एंड अल्कोहल गिव्स। इथेन नाइट्राइल, दिस इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको इथेन नाइट्राइल बोलेंगे हम। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 1 अमीनो इथेन। 1 अमीनो इथेन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ पर मैग्नेटाइन टू Mn2+। पर मैग्नेटाइन में Mn के ऊपर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और जैसे +2 स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो 5 फैराडे चार्ज जो है रिक्वायर्ड रहेगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीजेज 4-fold एंड रेट बिकम 16 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4 टाइम कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर रेट 16 टाइम हो गया। तो रेट 4 की n पावर जो है वो 16 की इक्वल होगी, तो 4 का स्क्वायर जो है 16 होगा, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट गिव्स ओनली ग्लूकोज। तो माल्टोज डाइसैकेराइड है जो है आपका हाइड्रोलिसिस करने पर ओनली ग्लूकोज देता है। दोनों शुगर यूनिट ग्लूकोज होती है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉजेज परनीसिस एनीमिया। यू नो वेरी वेल, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन जिसको बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से आपका परनीसिस एनीमिया की डिसीज होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में डियर स्टूडेंट जो दिया गया आपको क्रॉस एल्डोल का एग्जाम। एक्चुअल में तो दिस रिएक्शन इज क्लेजन रिएक्शन, बट क्लेजन रिएक्शन जो है क्रॉस एल्डोल के जस्ट बाद दी गई है, तो क्रॉस एल्डोल में काउंट होती है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि एल्डोल है क्रॉस एल्डोल है, तो इसमें क्रॉस एल्डोल आपका आंसर लिया जाएगा। तो क्रॉस एल्डोल इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंट्रल एटम एग्जिबिट एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो आपका जिसमें ऑक्सलेट आयन लिया गया है Fe3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो 14 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आ जाए बहुत मेन पॉइंट जो है इस एग्ज़ाम का, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को रहती है असर्शन रीजन में। तो आप अच्छे से इसको चेक कर सकते हो आपका आंसर ठीक है गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, असर्शन स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, NaCl इज एडिड टू वाटर, ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड। देखो NaCl नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, वाटर में ऐड करेंगे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, करेक्ट है। देखो जब भी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया जाता है सॉल्वेंट के अंदर, या तो क्या होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन दिया हुआ ट्रू स्टेटमेंट हो गई है। रीजन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कॉजेज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट रीजन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लोअरिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की वजह से, ऐड करने की वजह से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है लोअर डाउन होता है, उसी की वजह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, और उसी रीजन की वजह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, लैम्बडा m for weak electrolytes show a sharp decrease when the electrolytic solution is diluted। ये स्टेटमेंट ही गलत है। देखो आपने पढ़ा है कि जब हम DHO इक्वेशन के बेस पर ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो उस केस में आपका जो ग्राफ है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमेशा डाइल्यूशन करते जाएंगे तो वो रैपिडली जो है राइज करता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर डिक्रीज लिखा हुआ है, तो फर्स्ट असर्शन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, असर्शन जिंक जर्कोनियम एंड हाफनियम हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडियाई। तो डियर स्टूडेंट्स, जर्कोनियम और हाफनियम की जो आइडेंटिकल रेडियाई जो होती है इट इज़ ड्यू टू लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन। नो डाउट दोनों की आइडेंटिकल रेडियाई तो ट्रू है स्टेटमेंट। बोथ जर्कोनियम एंड हाफनियम एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टी, दोनों सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, बट सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की वजह से आइडेंटिकल आयनिक रेडियाई नहीं हुई है। तो आयनिक आइडेंटिकल रेडियाई की वजह से जो प्रॉपर्टी सिमिलर हुई है, तो इसीलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को इसका रीजन मान रहे हैं, तो उसको ये आंसर लगा रहे हैं। तो आंसर इसका बी होगा, ये आपके बुक में भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 18, मोनोब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन कैन बी कन्वीनियंटली डन बाय प्रोटेक्टिंग द अमीनो ग्रुप बाय एसिटाइलेशन। तो एनिलीन जो है वो गुड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। जब मोनोब्रोमिनेशन करनी हो तो उस केस में हमें उसके एक्टिवेटिंग इफेक्ट को कम करना पड़ता है। हम तो एसिटाइल ग्रुप लगा देते हैं CH3CO, और उससे मोनोब्रोमिनेशन हो जाती है आपके ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। एसिटाइलेशन की वजह से ही अमीनो ग्रुप का एक्टिवेटिंग इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है, तभी मोनोब्रोमिनेशन होती है। इसी वजह से रीजन इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए हम मूव करते हैं सेक्शन बी की तरफ। आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया एन एल्काइल हैलाइड ऑफ मॉलिकुलर फॉर्मूला C6H13Cl ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक KOH गिव्स 2 आइसोमेरिक एल्कीन्स B एंड C। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन हो रखी है और 2 आइसोमेरिक एल्कीन बनी है B और C, और जिनका फॉर्मूला सेम है। इसका मतलब जो है, और दोनों जब हाइड्रोजनेशन करेंगे तो रिडक्शन करने के बाद सेम प्रोडक्ट जो है 2,3 डाइमिथाइल बना रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया गया है। तो कैसे जो है आपका कंपाउंड ए क्या हो जाएगा आपका ये, जिसमें आपका बन जाएगा Cl जो है सेकंड कार्बन पर लगा देंगे। ये रिएक्शन आपको दिखा रखी है और इसमें आप देख सकते हो क्लियरली,
यहाँ पर ये Cl लग जाएगा। Cl जब डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन करेंगे शेरज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग जो है, जब डबल बॉन्ड आपका बीच में आएगा तो उस केस में आपका जो है मेजर प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पर आपका माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों एल्कीन जो है आइसोमेरिक एल्कीन है और उस केस में क्या होगा आपका क्या होगा उस केस में बी और सी जो है आपकी, तो ए कौन सी हो जाएगी आपकी एल्कीन, जिसमें आपका ए जो कंपाउंड है उसमें हेलोल्काइन ये एल्काइल हैलाइड है, और बी मेजर जो है आपका एक एल्कीन जो आपके जिसमें मेजर प्रोडक्ट है, बीच में डबल बॉन्ड है, एक में टर्मिनल पोजीशन पर है, वो आपकी माइनर प्रोडक्ट रहेगी। और दोनों की जब हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो सेम आपका प्रोडक्ट 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बनता है। तो ये आपको क्लियर दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है, व्हाट टाइप, पार्ट ए में पूछा गया व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम रोल्स ला इज शोन बाय ए मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। डियर स्टूडेंट्स, इथेनॉल एंड एसीटोन, इथेनॉल में ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एसीटोन में भी एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। बट जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो इथेनॉल जो एसीटोन के मॉलिक्यूल है इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जब यहाँ पर स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे तो इसी तरीके से यहाँ पर तो ये बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होने से तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इथेनॉल मॉलिक्यूल वेपर फेज में जा सकते हैं और एसीटोन मॉलिक्यूल के बीच की इंटरेक्शन भी वीक हो गई, तो जिससे आपका सॉल्यूशन जो होगा दोनों का मिक्सर जो होगा वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, क्योंकि न्यू इंट्रैक्शन जो सेटअप हुई है ए बी इंट्रैक्शन वो ऑलरेडी प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक हो गई और इंट्रैक्शन वीक हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपोनेंट वेपर फेज में जाएंगे, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट और में जो बी पार्ट है, डिफाइन एजियोट्रोप्स। एज यू नो बाइनरी मिक्सर्स हैविंग सेम कॉम्पोजिशन इन बोथ, बाइनरी मिक्सर हैविंग सेम कॉम्पोजिशन इन both liquid as well as vapor phase and boils at constant temperature, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रोप्स बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होगा डेफिनेशन। नेक्स्ट अब इसने पूछा है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स ला वाले एजियोट्रोप जो है, अब नेगेटिव डेविएशन है तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन कब होता है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उस केस में जो आपका वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट का डिक्रीज हो जाता है और सॉल्यूशन को ज़्यादा जो गर्म करना पड़ता है, इसीलिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स ला। एग्जांपल दे दिया आपने HNO3 + H2O और दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका ये एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का, क्योंकि इनके बीच में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, नेम ऑफ सेल्स। सेल्स के नाम बताने थे, बैटरीज का एग्जांपल है क्वेश्चन है। फर्स्ट में पूछेगा विच वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। आप सभी को पता है अपोलो स्पेस प्रोग्राम में कौन सा सेल यूज होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का यूज किया गया था। सेकंड इट इज़ यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर, लेड स्टोरेज बैटरी जो उसको यूज किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन में था इज सुटेबल फॉर हियरिंग एड्स एंड वॉचेज, ये आपका मर्करी सेल या बटन सेल होता है। और फोर्थ जिसकी स्टीडी पोटेंशियल नहीं होती और ट्रांजिस्टर में यूज होता है दैट इज ड्राई सेल। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये आपका अर्हीनियस इक्वेशन के बेस पर दिया गया था। अर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है, log k = a × e⁻e/RT। उसको जब हम log लेंगे दोनों साइड का तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी log k = log a - e/2.303RT। और ये इक्वेशन आपको फर्स्ट इक्वेशन दी गई है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। देन वी विल गेट e/2.303RT = 2 × 10⁴ / t, तो t से t कैंसिल हो गया और आपका जो है E क्या हो जाएगा, ये वैल्यू सारी पुट करेंगे, आर की वैल्यू गिवन थी तो सोल्व करके आपका आ जाएगा 382.94 किलो जूल। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि एल्कीन इथीन जो है उसकी हाइड्रेशन करनी है तो उसके मैकेनिज्म दे रखा है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है मैकेनिज्म को, उसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में मैकेनिज्म में आपका प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन होता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है आपका एडिशन ऑफ या अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल, और थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन। इस तरीके से आपका मैकेनिज्म हो जाएगा। ये 3 स्टेप आपको लिखने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24।
तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है, प्रोडक्ट्स। तो फर्स्ट जो है इक्वेशन आपको अच्छी तरह पता है। एक तो कंसनट्रेटेड NaOH दिया गया है। कंसनट्रेटेड NaOH जो है ये आपकी किसकी रिएक्शन होती है, कैनिजारो रिएक्शन होती है। और यहाँ पर ये बेंजल्डिहाइड है, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन का एग्जांपल है। तो इसमें क्या होगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी और एक आपका बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा रिडक्शन के बाद, और दूसरा क्या बन जाएगा आपका, ये बेंजाइल अल्कोहल बन गया और ये आपका क्या होगा, सोडियम बेंजोएट, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बनता है। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड में दिया गया आपको ये जो सेमी कार्बाजाइड दिया गया है और साइक्लोप्रोपेनॉन के साथ रिएक्शन है। तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी, साइक्लोप्रोपेनॉन सेमी कार्बाजोन बन जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी और में जो क्वेश्चन जो कन्वर्जन दी गई थी टोलिन टू बेंजोइक एसिड। तो पहले हम क्या यूज कर लेंगे, टार्ड रिएक्शन, और उसके बाद CHO बन जाएगा। CHO से हम उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस कर देंगे, बेंजोइक एसिड बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। नेक्स्ट सेकंड में पूछा गया आपका बेंजल्डिहाइड टू 1-फिनाइल इथेनॉल। बेंजल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr के साथ रिएक्शन कराएंगे, फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे, आपका ये जाकर 1-फिनाइल इथेनॉल बन जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 IUPAC नेम्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पूछे गए हैं। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा आंसर, डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2-डाइमीन प्लेटिनम 4 आयन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का कैटायन दिएगा तो लास्ट में आयन लिखना पड़ेगा। उसके बाद और पहले जो फर्स्ट पार्ट में क्या आंसर है, टेट्रा एमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन टू सेक्शन सी। सेक्शन सी की बात कर लेते हैं हम। सेक्शन सी में क्या होगा, देखो फर्स्ट 26 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, राइट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर क्या करते हैं, प्रोपीन लिया है और रिएजेंट क्या उसके डाइबोरेन इन प्रेजेंस ऑफ ईथर और H2O2 बेसिक मीडियम में जो ऑक्सीडेशन। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, हाइड्रोबोरेशन, दूसरे में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, जो रिएक्शन जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इट फॉलोज मार्कोनिकोव रूल, बट इसका जो प्रोडक्ट है देखने में ऐसा लगता है कि एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग है, बट ये रिएक्शन एक्चुअल में क्या होती है, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होती है। प्रोपेन 1 ऑल इज द राइट आंसर। उसके बाद देखा कि मिथॉक्सी जो है ये फिनोलिक ईथर का एग्जांपल है, HBr के साथ रिएक्शन करेंगे। सभी को पता है कि फिनोल 1 ऑफ द प्रोडक्ट बनता है, दूसरा CH3Br बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में जो और में पूछा गया है, व्हाट हैपेंस व्हेन फिनोल रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड HNO3। कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ जब रिएक्शन करेंगे फिनोल की, 26 में थर्ड पार्ट पूछा गया, पैरा नाइट्रोफिनोल मोर एसिडिक देन फिनोल। तो फिनोल उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, और पैरा नाइट्रोफिनोल में जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। एंड यू नो वेरी वेल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ, इसीलिए पैरा नाइट्रोफिनोल ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा फिनोल से। चलिए अब हम बात करते हैं और वाला पार्ट जाए, जब फिनोल की कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रेशन हो जाएगी, पिक्रिक एसिड आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन आपके दे रखी है रिमर्टिमन रिएक्शन। इसमें फिनोल क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NH 340 केल्विन टेम्परेचर पर होती है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो आपका सैलिसिल्डिहाइड जो आपका प्रोडक्ट बन जाता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोलते हैं जिसको। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि वाई डज द रिएक्शन ऑफ CH3ONA विद CH3C टर्सरी ब्यूटाइल जो है ब्रोमाइड के साथ जो है सोडियम मिथॉक्साइड की रिएक्शन दी गई है। तो आपको पता है कि टर्सरी एल्काइल हैलाइड जो है वो आपके SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है विलियमसन सिंथेसिस की SN2 मैकेनिज्म से होती है, और SN2 मैकेनिज्म जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड नहीं देते, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगी और आपका 2-मिथाइल प्रोपीन जो है वो प्रोडक्ट बन जाएगा, ना कि जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया कि बेंजाइल क्लोराइड हाईली रिएक्टिव क्यों होता है SN1 रिएक्शन के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, बेंजाइल क्लोराइड की जो रिएक्शन है SN1 मैकेनिज्म से हम जब इसको करेंगे तो बेंजाइल कार्बोकटाइन बनेगा, और बेंजाइल कार्बोकटाइन जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है रिंग के द्वारा, इसीलिए वो क्या जाएगा, मोर स्टेबल या हाईली रिएक्टिव हो जाएगी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो इसमें आपको यही आंसर देना था
कि ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजाइल क्लोराइड बेंजाइल कैटायन कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज हैंस इट फॉलोज SN1 रिएक्शन। पार्ट बी प्लस माइनस ब्यूटेन टोल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो प्लस माइनस साइन लगा रखा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इस प्लस माइनस साइन में ये आपका रेसिमिक मिक्सचर दे रखा है, और रेसिमिक मिक्सचर जो होता है वो दो इनैंशोमर्स का डेक्स्ट्रो और लीवो का 50-50% का जो मिक्सचर होता है, और एक पार्ट जो आपको प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट करेगा, दूसरा पार्ट लेफ्ट में करेगा, तो नेट रिजल्ट क्या होगा, जीरो जो है आपकी रोटेशन रहेगी, इसीलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। फिर आगे पूछे क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन क्लोज डार्क कलर्ड बोटल्स। क्लोरोफॉर्म अगर जो एयर की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में लिया जाए तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाता है, फोस्जीन बना देता है, OCCl प्लस में 2HCl रिमूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको Fe6 जो है 3- दे रखा है, तो यहाँ पर आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, 3d5 जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है, तो इनर डी ऑर्बिटल जो है यूज होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और ये आपका कंपाउंड बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर आगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पूछेगा, आइसोमर पूछे गए हैं, प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स दिया गया, एक सीस बनेगा एक ट्रांस बनेगा, सीस में दोनों Cl एक साथ हो जाएंगे, ट्रांस में दोनों Cl एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट NiCl4 2- पैरामैग्नेटिक है, जबकि NiCO4 डाईमैग्नेटिक है। NiCl4 2- जो है इसके अंदर क्या है, इसमें Cl- वीक फील्ड लीजेंड है और निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d8 कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब जब ये वीक फील्ड लीजेंड है तो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की नहीं होगी, उस केस में आउटर जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी कॉम्प्लेक्स की। बट जो NiCO4 है निकल टेट्राकार्बोनिल, उसमें CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है, वहाँ पर और निकल जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उस केस में जो है इनर डी ऑर्बिटल जो है एक डी ऑर्बिटल यूज होगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, और आपका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो जाएगा, पहला जो NiCl4 2- है वो आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और NiCO4 आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। देखिए फिर ऑप्शन डी, पार्ट डी में पूछा गया विच नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म व्हेन एम्बीडेंटेड लीजेंड। एम्बीडेंटेड लीजेंड जब होता है तो उस केस में आपका कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है। तो एग्जांपल आपका एम्बीडेंटेड लीजेंड का बताना, वो लिखने में भूल गया। एम्बीडेंटेड लीजेंड में आपका नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O एक एग्जाम्पल होगा, Cn- होगा, Nc- आइसोसाइनाइड आयन और साइनाइड आयन हो जाएगा। एक होता है SCN- थायोसाइनेट आयन, और दूसरा हो जाएगा NCS- आइसोथायोसाइनेट आयन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में इफ़ बेंजोइक एसिड इज एसोसिएटेड इनटू ए डाइमर, बेंजोइक एसिड जो डाइमर बना रहा है, तो डाइमर जब बनाएगा तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और इसने कहा है कि 6.1 ग्राम बेंजोइक एसिड को 100 ml बेंजीन में लिया गया है, तो तब ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कितनी है 6.5 एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो डियर स्टूडेंट्स, मास ऑफ सॉल्यूट कितना लिया गया 6.1 ग्राम बेंजोइक एसिड है, मोलर मास उसका कितना दिया 122, और 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, केल्विन में बदलेंगे 300 केल्विन हो जाएगा। और उसके बाद जो है आर की वैल्यू गिवन है 0.0821, तो ये सारी वैल्यू जो है ये पाई एटमॉस्फेयर जो 6.5 एटमॉस्फेयर ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है, वी नो पाई इज इक्वल टू CRT होता है, वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा आई की। और आपको एसोसिएशन हो रहा है तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर आई की वैल्यू वेंटो फैक्टर आई की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू ICRT हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लास्ट में ऊपर लिखना भूल गया, यहाँ पर आपका फॉर्मूले में आई आएगा, आई साथ में मल्टीप्लाई रहेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू ICRT हो जाएगा। यहाँ से आई की वैल्यू सोल्व करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 0.528, और वैसे भी आपको पता है एसोसिएशन में अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन 1 आती है, डिसोसिएशन में मोर देन 1 आती है। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, तो सॉरी आई की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू I-1 डिवाइड बाई 1/n-1, तो डाइमर हो रहा है तो n की वैल्यू 2 के बराबर होगी, तो यहाँ से सोल्व करके अल्फ़ा आ गया 0.944, और परसेंटेज की जाएगी मल्टीप्लाई 100 करेंगे 94.4%, ये आपका परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 30 में आपका 0 टाइम जब है 0.4 टोटल प्रेशर दिया गया है। आपको पता है कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज का न्यूमेरिकल है, तो इसमें आपका रिलेशन क्या होता है, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी log P नोट डिवाइड बाई 2P नोट माइनस पी टी। तो P नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनिशियल प्रेशर, 2P नोट माइनस पी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है आपका रिमेनिंग प्रेशर एट एनी पार्टिकुलर टाइम टी। तो इसीलिए यहाँ पर जो होगा वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये 0.00693, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6.93 इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सभी को पता है ईथर ऑक्साइड लिंकेज जो 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स को आपस में ज्वाइन करती है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, अमीनो एसिड्स के बीच में, इसको अमाइड लिंकेज बोला जाता है। नेक्स्ट इज एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, वो अमीनो एसिड्स जो हमें बाहर से आउटसाइड डाइट से लेने पड़ते हैं, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते और ह्यूमन बीइंग की बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो एग्जांपल क्या हो जाएंगे, वैलिन, ल्यूसिन एटसेट्रा। सेकंड पॉइंट, कॉमन टाइप ऑफ विच अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड, ये हो गया। व्हाट आर कॉमन टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो आपको पता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है क्वेश्चन नंबर 31 में आपका ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें थर्ड पार्ट आपका है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर की 2 टाइप होती है, एक तो अल्फा हेलिक्स और दूसरी बीटा प्लीटेड होती है, ठीक है। और इनमें कौन सी फोर्सेज होती है जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करती है, वो आपकी कौन कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होती है और सल्फाइड बॉन्ड्स होती हैं बीच में। आगे पूछा गया कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जो है वो क्या होता है। डीनेचुरेशन प्रोटीन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ अनफोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ प्रोटीन ड्यू टू चेंज इन पीएच और टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन बोलते हैं। और मेनली डीनेचुरेशन में सेकेंडरी और टर्सरी जो स्ट्रक्चर प्रोटीन की अपनी आइडेंटिटी, बायोलॉजिकल फंक्शन जो है लूज कर देती है और प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जांपल है कार्डलिंग ऑफ मिल्क एंड फ्रीजिंग ऑफ एग वाइट ऑन हीटिंग। तो डीनेचुरेशन के दौरान सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर जो है वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। इन दिस क्वेश्चन दिस इज ऑल्सो केस स्टडी बेस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको देखो पी के बी वैल्यूज़ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो डियर स्टूडेंट, एक्वस सॉल्यूशन में आपने पढ़ा हुआ है कि एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक स्ट्रेंथ 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो आपका जो है प्लस आई इफेक्ट होता है, सेकंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और थर्ड आपका जो होता है स्टीरिक हिंड्रेंस होता है। और आपने भी पता था कि ये भी पढ़ा था कि सेकेंडरी जो मीन्स हैं उनके लिए तीनों फैक्टर फेवरेबल होते हैं, तो सेकेंडरी सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं। फिर बात करते हैं हम प्राइमरी और टर्सरी में, तो वो डिपेंड करता है एल्काइल ग्रुप कौन सा है। एल्काइल ग्रुप यहाँ पर इथाइल है, तो इथाइल ग्रुप जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो प्रिवेंट करेगा, तो ये क्योंकि इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा रहेगा, उस केस में जो है आपका टर्सरी जो है ये मोर स्टेबल हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट करेगा, तो प्राइमरी जो है सबसे कम बेसिक होगा। तो अब के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ और पी के बी वैल्यू जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ होती है। तो ऊपर जो ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर दिया गया है, तो इस बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर का रिवर्स जो आपका ये हो जाएगा, पी के बी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पी के बी और वैल्यूज क्या हो जाएगी ऑर्डर में, तो सेकेंडरी सबसे कम, टर्सरी उससे ज़्यादा, प्राइमरी सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 32 में पार्ट थर्ड। तो एन एरोमेटिक कंपाउंड, एक एरोमेटिक कंपाउंड जो है सेकंड पार्ट है, एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो अमीनो ग्रुप इज ऑर्थोपैराडाइट। जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया कि भाई अमीनो ग्रुप ऑर्थोपैराडाइटिंग होता है, फिर भी जब नाइट्रेशन कराते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मेटा प्रोडक्ट भी बनता है, मेटा नाइट्रो एनिलीन भी बनता है। इसका रीज़न ये होता है कि जो हाईली एसिडिक मीडियम में एनिलीन एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेते हैं, नाइट्रो, ये एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करते हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा तो उससे क्या होगा, वो मेटा पोजीशन पे जो मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा और मेटा पोजीशन पर भी अच्छी खासी अमाउंट जो वहाँ पर प्रोडक्ट की बनती है 47% बनती है। तो ये किसकी वजह से हुआ है,
उस एनिलीनियम आयन के बनने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करने लग गया और मेटा डायरेक्टिंग हो गया। थर्ड पार्ट, एक एरोमेटिक कंपाउंड ए दिया गया जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O2 है, उसको एक्वस अमोनिया में हीट किया तो वो कंपाउंड बी बनाता है। बी को फिर हीट करेंगे Br2 इन एक्वस केवच, होफमैन हम रिएक्शन करेंगे उसकी, ब्रोमोमाइड, फिर सी बन जाता है और सी का फार्मूला दे रखे हैं। तो हमने यहाँ से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को कैलकुलेट कर लिया, फार्मूला लगा दिया। तो यहाँ से 5 वैल्यू आई। 5 वैल्यू DB का मतलब होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। 5 वैल्यू का मतलब होता है कि उसमें एक रिंग होगा और 4 डबल बॉन्ड होगी। तो इसमें क्या हो जाए, 4 डबल बॉन्ड कैसे हो जाएंगे, 3 रिंग में है, एक सी डबल बॉन्ड हो के बीच में और एक ये पाँचवा चौथा ये एक रिंग हो गया। तो आपका कंपाउंड है क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड हो जाएगा। तो बेंजोइक एसिड की अमोनिया के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो वाटर का रिमूवल होगा तो बेंजामाइड बनेगा। बेंजामाइड के ऊपर होफमैन ब्रोमोमाइड करेंगे तो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए जो आपका कंपाउंड बेंजोइक एसिड है, बी बेंजामाइड और सी आपका एनिलीन है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर और में जो क्वेश्चन है, एनिलीन की Br2 एक्वस जो मीडियम में ब्रोमिनेशन जब करेंगे तो तीनों पोजीशन पर एक्टिवेशन जो इसका हो जाता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है डाइजोनियम 60 लिया गया, पहले HbF4 के साथ रिएक्शन होगी, टेट्राफ्लोरोबोरेट जुड़ जाएगा Cl- की जगह, और फिर जो है NaNO2 को ऊपर ले रखा है तो उस केस में आपका यहाँ पर बेंजीन आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, नस्ट इक्वेशन के बेस पर ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इस इक्वेशन में जो इक्वेशन यूज हो गई है वो कौन सी इक्वेशन आपके यहाँ पर, तो इक्वेशन जो बनेगी यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन जो बनेगी 2Al + 3Ni2 प्लस, तो 2Al3 + 3Ni। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ पर, 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो E0 सेल जो कैसे होगी, E0R - E0L करेंगे तो ये आपके 1.41 वोल्ट आ जाएगी। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, E सेल E0 सेल -0.0591 / n लॉग ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन। तो देखो ज़्यादातर स्टूडेंट कहाँ प्रॉब्लम करते हैं, ये ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन में यहाँ पे इनकी पावर नहीं लिखते, जिसकी वजह से यहाँ पर देखो ये पावर जो मैंने लिखी है, तो पावर यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे। तो ये पावर जो आपको दिखा रखी है, ये पावर ऑक्सीडेशन में Al3+ आयन के आगे 2 कोफिशिएंट, तो पावर 2 लिखी है, और यहाँ पर Ni2+ के आगे कोफिशिएंट 3 था तो पावर 3 लिखी है। तो यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा वो 1.44 वोल्ट। कई बच्चे यहाँ पर भी प्रॉब्लम करते हैं, ये सॉल्यूशन नहीं हो पाता और फिर ये -3 आगे +3 नहीं कर पाते और यहाँ से वो माइनस ही कर देते, गलत हो जाता है न्यूमेरिकल। तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है, 1.44 वोल्ट राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। λm जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पॉसिबल नहीं है ग्राफ से, क्योंकि आपको पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे तो उसकी कर्व जो है ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है। डाइल्यूशन से जो है λm वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है और ग्राफ वाई एक्सिस को टच नहीं करता, जिसकी वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की λm0 हम ग्राफ से एक्स्ट्रापोलेट करके कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन और में जो दिए गए हैं, आयनिक कंडक्टिविटी जो अमोनियम आयन की और क्लोराइड आयन की गिवन थी, तो 73.8 अमोनियम आयन की है, 76.2 क्लोराइड आयन की दे रखी थी, 150 आ गई। फिर आगे λm = K/1000/C होता है। इस वैल्यू को पुट करके यहाँ से हमारी 129 साइमन सेंटीमीटर² पर मोल आ गई। और फिर जो है अल्फ़ा की वैल्यू λm/λm0 होती है, तो ये 0.86 वैल्यू आ गई। फिर फाइनल पूछेगा डिसोसिएशन कांस्टेंट K = C α² 1 - अल्फ़ा। तो यहाँ से सोल्व करके आपका जो आ जाएगा 0.528, दिस इज़ द आंसर। बट क्वेश्चन में आपका जो है क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तक पूछा गया है, तो आप जो है इसको आगे जो है स्किप भी कर सकते हैं, यहाँ तक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट जो आपका दिया गया सेकंड पार्ट, एक सिंगल इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल जो है उसके ऊपर नस्ट इक्वेशन लगाई गई है। जिंक का इलेक्ट्रोड दिया गया है तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी -0.7895। E = E0 -0.0591 / n log 1/mn+। तो Zn2+ की कंसनट्रेशन दी थी 0.1, सोल्व करके आ जाएगा आपका -0.7895।
क्वेश्चन नंबर 34 फर्स्ट पार्ट में पूछा गया ए में Zn2 प्लस साल्ट जो कलरलेस है, निकल 2 प्लस साल्ट जो कलर्ड है। तो Zn2 प्लस साल्ट जो है वो क्योंकि इसमें Zn में 3d10 फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी, dd ट्रांजिशन नहीं होगी, तो कलरलेस साल्ट रहेंगे। और निकल 2 प्लस में जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो कलर्ड साल्ट रहेगी। नेक्स्ट पार्ट बी सेकंड में पूछा गया Cr2 प्लस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। Cr2 प्लस की 3d4 कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो 3d4 कॉन्फ़िगरेशन होगी तो एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज करके हाफ फील्ड T2g3 कॉन्फ़िगरेशन में जो है वो कन्वर्ट होना चाहेगा, इसीलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। आगे पूछेगा ट्रांजिशन मेटल एंड कंपाउंड शो कैटालिटिक एक्टिविटी। ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड शो कैटालिटिक एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सीज। तो ट्रांजिशन मेटल्स बिकॉज ऑफ देयर वेरिएबल वैलेंसीज एंड वेकेंट डी ऑर्बिटल्स फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड्स एंड प्रोवाइड न्यू पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। इसी वजह से उनको एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। सेकंड पार्ट में जो है ये जो पर मैग्नेट आयन है इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन दिखाना है एसिडिक मीडियम में। तो जो पर मैग्नेट आयन है आयोडाइड आयन को I2 में कन्वर्ट कर देते हैं। रिएक्शन क्या हो जाएगी 2MnO4 माइनस प्लस 10I माइनस प्लस 16H प्लस 2Mn2 प्लस प्लस 5I2 प्लस 8H2। और फेरस आयन को किस में बदल देगा, फेरिक आयन में। तो MnO4 माइनस से जब Mn2 प्लस में कन्वर्ट होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का। तो 5 इलेक्ट्रॉन जो है लेने के लिए तो 5Fe2 प्लस कर दिया, 5Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका रिएक्शन थी। और में जो आगे दे रखे हैं 2 ऑक्सोमेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का, फर्स्ट टाइम पहली बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया इसमें। तो एक्सोएनायंस क्या होता है, जिसमें एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ होता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो ऑक्सोएनायन होती है। तो 3D सीरीज का ऑक्सोएनायन पूछा गया है जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट उनके ग्रुप नंबर के बराबर हो। तो VO4 3- हो जाएगा और CrO4 क्रोमेटाइन हो जाएगा। ये वेंडेटाइन, क्रोमेटाइन और परमैग्नेटाइन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो एलिमेंट की उसके ग्रुप नंबर के बराबर है। फिर पूछा गया कि इंक्रीजिंग pH ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट का जो सॉल्यूशन ऑरेंज कलर का होता है पोटासियम डाइक्रोमेट का, pH इंक्रीज करने का मतलब एल्कली बेस ऐड करना। तो बेस ऐड करने से उसका सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, वो येलो बदल जाएगा क्रोमेट की वजह से। तो डाइक्रोमेट आयन बेसिक मीडियम में क्रोमेट आयन में बदल जाता है। तो ये आपको करना था यहाँ पर। थर्ड पार्ट में आगे फिर नेक्स्ट जो पार्ट पूछा गया लास्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट, इसमें पूछा गया थर्ड में सॉरी कॉपर प्लस जो है वो स्टेबल नहीं है एक्वा सॉल्यूशन, क्योंकि कॉपर प्लस आयन जो है एक्वा सॉल्यूशन में क्या कर जाता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करके Cu2 प्लस और Cu में बदल जाता है, इसीलिए Cu+1 में एग्जिस्ट नहीं करता एक्वा सॉल्यूशन में। फिर पूछा गया कि लेंथेनॉइड का कौन सा एलिमेंट जो C4 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो सेरियम इज द राइट आंसर। फिर पूछा गया कि एनोमलस जो है कॉन्फ़िगरेशन किसकी है 3D सीरीज में, क्रोमियम की है 3d5 और कॉपर की 3d10 क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया कि 2,4-DNP फिनाइल 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन और बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड के साथ ब्रैडी रिएजेंट की रिएक्शन करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, ये करके आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर पूछा गया सेकंड पार्ट में कि एक बेंजोइक एसिड के ऊपर CH3 लगा रखा है और एक साइड में CF3 लगा रखा है। तो ये पूछा गया कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो फ्लोरीन जब लगे हुए हैं 3 फ्लोरीन तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ। सी ऑप्शन। राइट द केमिकल इक्वेशन इन रोजरमंड। रोजरमंड रिडक्शन में एसिड क्लोराइड को किस में बदल जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप में बदला जाता है। तो ये आपका एसिटाइल क्लोराइड को किस में बदल दिया, एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। फिर आगे पूछा गया कि एल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर क्यों होता है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में जो है जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। वो क्या करता है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को खींचेगा और फिर कार्बन आगे किससे खींच लेते हैं, हाइड्रोजन वाले बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, इसीलिए CH बॉन्ड पोलर हो जाता है, पोलर होगा तो एसिडिक हो जाता है। नेक्स्ट पूछा गया कि
केमिकल टेस्ट बताना है बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड को डिस्टिंग्विश करने का। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट आपको होगा, तो बेंजल्डिहाइड जो है उसके साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा, और आपका बेंजल्डिहाइड बेंजोइक एसिड है वो सोडियम कार्बोनेट टेस्ट में आपका सोडियम बेंजोएट बना देगा प्लस H2 प्लस CO2। तो CO2 गैस जो रिलीज होगी ब्रिस्क एफरवेसेंस वो बेंजोइक एसिड के साथ होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैसे लिखना था, कितना लिखना था। और ये जो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सेट 2 और 3 में भी आए हैं, वो स्टूडेंट भी इस वीडियो को ध्यान से देखें, और जो जो क्वेश्चन कॉमन है सभी सेट्स में वो यहाँ से आप देख सकते हैं उनका सॉल्यूशन। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। फिर से आपको बोले कि लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, तो आपके जितना ज़्यादा आपके लाइक शेयर कमेंट होंगे, अब नेक्स्ट टाइम ऐसी और वीडियो के लिए ज़रूर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।